नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस संवाद में हम लोग प्रभाववादी आलोचना पर विचार करेंगे। यह प्रकरण भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत पुराने कोर्स के स्नातकोत्तर हिंदी के छात्र जो सेमेस्टर 4 में हैं, उनके पत्र 16 का अंश है। तो आइए आज हम लोग प्रभाववादी आलोचना पद्धति पर विचार करें। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक मलयज ने रचना और आलोचना को अपने विशिष्ट तरीके से व्याख्यायित करते हुए लिखा है कि कविता कुछ भी सिद्ध नहीं करती सिवाय एक अनुभव को रचने के। आलोचना कुछ भी प्रमाणित नहीं करती सिवाय उस रचे हुए अनुभव को व्यापक अर्थ विस्तार देने के। अर्थ का एक व्यापक संसार है जिसमें वह अनुभव है और उस अनुभव में कविता है और आलोचना भी। अनुभव ही कविता को आलोचना से जोड़ता है, पर कविता में इस जुड़ने की भाषा अनुभूति है और आलोचना में विचार। अर्थात कविता या रचना के माध्यम से रचनाकार जीवन के अनुभव को रचता है और आलोचना इस रचे गए अनुभव को विस्तार देती है। उसका वह अर्थ जो सामान्य पाठक की नज़र से अछूता रह जाए, उस अर्थ को वह व्यापकता प्रदान करने का कार्य आलोचक का है। यानी आलोचना रचना के माध्यम से उस जीवन अनुभव का अर्थ विस्तार करती है। कविता या रचना और आलोचना दोनों को जोड़ने की कड़ी यह अनुभव ही है। और रचना में यह अनुभव जुड़ता है अनुभूति की भाषा के सहारे और आलोचना में प्रमुखता है विचार की। स्वाभाविक है कि जब आलोचना में इस विचार की प्रमुखता है तो आलोचक की विचार सरणियां भी अलग अलग होंगी। आलोचना के सिद्धांत हमेशा एक जैसे न रहेंगे, न आलोचना की कसौटी ही एक रहेगी। आलोचना के इतिहास में ये सिद्धांत बदलते गए हैं। आलोचक विशेष और उनके युग के मानदंडों के हिसाब से आलोचना की पद्धतियां बदलती गई हैं और इस आधार पर आलोचना की कई पद्धतियों की चर्चा होती है। पिछले संवाद में हमने आलोचना के प्रकार पर संवाद किया था और उसमें यह देखा गया था कि मुख्य रूप से हम आलोचना को सैद्धांतिक आलोचना और व्यावहारिक आलोचना में बांटते हैं। इसके अतिरिक्त भी आलोचना की कई और पद्धतियों की चर्चा होती है, जैसे प्रभाववादी आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, नई आलोचना, संरचनावादी आलोचना, विखंडनवादी आलोचना। इस प्रकार
उन कसौटियों और सिद्धांतों के आधार पर आलोचना की विविध पद्धतियों की चर्चा होती है। इन विभिन्न आलोचना पद्धतियों में से जो पद्धतियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनका विवेचन आवश्यक है। तो आज के संवाद में हम लोग प्रभाववादी आलोचना, जिसे हम आत्म प्रधान आलोचना के नाम से भी जानते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इन दोनों संज्ञाओं को देखें, प्रभाववादी आलोचना या आत्म प्रधान आलोचना। तो आत्म प्रधान नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें विषयी की प्रधानता है, विषय की अपेक्षा विषय महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में रचना की जगह उस रचनाकार की प्रधानता है। और यहां रचना कहने से कोई संशय ना हो जाए तो कहें कि उस आलोचना की जगह उस आलोचक की प्रधानता ज्यादा है। उसका आत्म तत्व इसमें प्रधान होता है। उसकी रुचि अरुचि उसकी आलोचना को प्रभावित करती है। इसलिए इसे आत्म प्रधान आलोचना कहते हैं और इसे प्रभाववादी आलोचना के नाम से भी जानते हैं। इसमें आलोचक किसी रचना को पढ़ते हैं और उस रचना को पढ़ने पर उनके हृदय में उसका जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव की व्याख्या करते हैं, उस प्रभाव को लिखते हैं। इसीलिए इसे प्रभाववादी आलोचना कहा जाता है। यह कार्य भी अपने में महत्वपूर्ण है। हम कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते समय हम उसमें डूब जाते हैं, पर यदि कहा जाए कि यह फिल्म क्यों अच्छी लगी तो शायद हम कारण न बता पाए। कोई मिठाई खाते हैं, वह मिठाई बहुत अच्छी लगती है, पर शायद हम उस अच्छाई को अपने शब्दों में न बांध पाए। कई बार स्थिति हो जाती है, जो साहित्य में कहा भी गया है कि जो गूंगे का गुड़, गूंगा व्यक्ति गुड़ खाएगा परंतु उसके बारे में बता ना पाएगा। कई बार हमारे साथ रचना पढ़ते समय ऐसा होता है। रचना हमें अच्छी लगे परंतु हम बता नहीं पाते कि यह रचना हमें कितनी अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी। हम इन कारणों की विवेचना नहीं कर पाते। प्रभाववादी आलोचक रचना को पढ़ता है, उस रचना का उसके हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को वह अपने शब्दों में प्रभावपूर्ण ढंग से अंकित कर देता है। इसीलिए इस आलोचना पद्धति को कहते हैं प्रभाववादी आलोचना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो रचना को पढ़ते समय यह आत्म प्रधान तत्व सबसे पहले आता है। हम जब एक पाठक के रूप में किसी रचना को पढ़ते हैं तो उस रचना का प्रभाव पड़ता है और हम फिर उस प्रभाव के बारे को बताते हैं। प्रभाववादी आलोचक इस प्रभाव को बताने में पूर्णतः तल्लीन हो जाता है। वह अपने प्रभाव के कारण रचना का उसके हृदय पर इतना प्रभाव पड़ता है कि कई बार रचना की विषय वस्तु उससे छूट जाती है। हम अगर सामान्य जीवन का उदाहरण लें, यदि हमारा कोई मित्र है, हम उससे बहुत प्रभावित हैं, तो हम उसकी सांगो पांग आलोचना नहीं कर पाते। हम सही सही उसका आकलन नहीं कर पाते। प्रभाववादी समीक्षा में भी यही बात होती है। पसंद आ गया कोई तो बहुत अच्छा, पसंद ना आया तो फिर उसकी सारी चीजें खराब लगने लगती हैं। प्रभाववादी आलोचक विषय वस्तु की अपेक्षा
भाव सागर में गोते खाने लगते हैं। और कई बार तो रचना की अपेक्षा उनकी आलोचना अपने आप में एक स्वतंत्र साहित्यिक कृति हो जाती है। स्वाभाविक है कि ऐसी आलोचना में भावुकता का महत्व ज्यादा होता है, बुद्धि तत्व इसमें गौण होती है और भावुकता विशेष रूप से सामने दिखती है। और भावुकता आलोचना के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। हृदय भावुक हो सकता है, परंतु आलोचक को अपनी पैनी निगाहों से रचना के पास जाना होता है। भावुकता आमतौर पर हमारी आंखों को या तो खुशी के आंसू से या दुख के आंसू से हमारी नजरों को धुंधला कर देती है। तो आलोचना के लिए भावुकता एक कमजोरी भी है। एक पाठक के रूप में भावुक हुआ जा सकता है। जब रामचरितमानस में तुलसीदास वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई, राम रोने लगे, पाठक भी रोने लगते हैं, श्रोता भी डूब जाते हैं उन पंक्तियों में। परंतु एक आलोचक को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। प्रभाववादी समीक्षा इस भावुकता पर बल देती है। इसीलिए वह अपने प्रभाव को तो बताती है कि उस रचना का उस आलोचक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु कई बार रचना के विश्लेषण में यह चूक जाती है। और ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि यह आलोचना बिल्कुल महत्वहीन है, परंतु इन आलोचनाओं की एक सीमा है। रचना के संबंध में एक स्वतंत्र साहित्यिक कृति के रूप में इनका अध्ययन किया जा सकता है। हिंदी में पद्म सिंह शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, ऐसे कई नाम आते हैं जो प्रमुख भाववादी समीक्षक हैं, प्रभाववादी समीक्षक हैं। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। इन पंक्तियों को हम ठीक से देखें तो इसमें पहला शब्द है साहित्यिक। निश्चित तौर पर प्रभाववादी आलोचक की जो बुद्धि है वह साहित्यिक बुद्धि है। वह साहित्य की सीमा का अतिक्रमण नहीं करती। अपने आप में वह साहित्य भी महत्वपूर्ण है। तो अपनी साहित्यिक बुद्धि से वह रचना को देखते हैं, पर इस देखने में उनका सद विवेक यानी सद असद विवेक कार्य करता है। हमेशा वह यह देखना चाहते हैं कि किसी रचना में कौन सा पक्ष अच्छा है, कौन सा पक्ष बुरा है, कौन उचित है, कौन सा पक्ष अनुचित है। यानी औचित्य अनौचित्य का विवेक बोध हमेशा वहां काम करता है। और चूंकि आत्म प्रधान है, इसलिए यहां अपनी रुचि ही प्रमुख है। किसी सिद्धांत की अपेक्षा यह रचनाकार अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। अब यहां एक समस्या भी आती है। चूंकि इसमें आलोचक की रुचि का बहुत महत्व है। आलोचक की रुचि यदि अच्छी है, मापदंडों के अनुकूल है, तब तो उसका आकलन ठीक होगा। परंतु यदि आलोचक की रुचि ही विकृत हो गई तो स्वाभाविक तौर पर उसकी आलोचना दूषित होगी। या फिर आलोचक की रुचि
अच्छी है या खराब, इसको एक मिनट के लिए छोड़ दें। यदि आलोचक की रुचि संसार के मानदंडों के अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो उसका भी प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार चूंकि इसमें सिद्धांतों की प्रमुखता नहीं है, केवल रुचि का महत्व है, तो उससे एक प्रकार की अराजकता भी आ जाती है। नियमों या सिद्धांतों की अपेक्षा इसमें स्वच्छंदता का सहारा लिया जाता है। स्वच्छंद यानी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। यहां आलोचक किसी नियम से नहीं बंधता, वह किसी सिद्धांत के खूंटे से बंधा नहीं है, इसलिए एक प्रकार की स्वच्छंदता है उसमें। रचना के साथ साथ वह भी कल्पना की उड़ान भरने लगता है। अपनी स्वच्छंद मनोदृष्टि से वह रचना को पढ़ता है और रचना को पढ़ने के बाद उसके हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण वह कर देता है। इस क्रम में उसकी अपनी शैली भावात्मक शैली हो जाती है, वह विश्लेषणात्मक नहीं हो पाती। उनकी शैली में कल्पना का आधिक्य दिखाई देता है। जैसा कहा गया कि रचना के साथ साथ आलोचक भी अपनी कल्पना की उड़ान भरने लगता है और फिर इस भावात्मकता, कल्पना और उसकी स्वच्छंदता के योग से उसकी प्रभाववादी आलोचना सामने दिखाई देती है। यानी किसी कृति को देखकर जिन भावों की अनुभूति होती है उन्हें उसी तरह से प्रकट कर देना प्रभाववादी समीक्षक का कार्य होता है। एक आलोचक थे स्पिनगार, उन्होंने ही यह कहा था कि टू हैव सेंसेशन इज द प्रेजेंस ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट इज टू एक्सप्रेस देम, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए क्रिटिसिज्म फॉर एन इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिक। यानी जिन भावों की अनुभूति होती है रचना को पढ़ने के बाद उन्हें उसी तरह प्रकट कर देना ही प्रभाववादी समीक्षा का कार्य है। हिंदी आलोचना के भारतेंदु एवं द्विवेदी युग में इस प्रभाववादी शैली के दर्शन हुए। पर यह स्पष्ट कर दूं कि केवल इस युग तक ही सीमित नहीं है, आगे चलकर भी कई आलोचक हुए जिनमें इस प्रभाववादी शैली के दर्शन होते हैं। पर यहां हम प्रारंभिक प्रभाववादी समीक्षकों की पहले चर्चा करें। और जैसा कहा गया कि पद्म सिंह शर्मा की आलोचना में यह प्रभाववादी पद्धति विशेष तौर पर दिखाई देती है। बिहारी की अमर रचना बिहारी सतसई पर अद्भुत कार्य है पद्म सिंह शर्मा का। तुलनात्मक आलोचना भी पद्म सिंह शर्मा के यहां दिखाई देती है, उसके भी अद्भुत आलोचक हैं वो। तो और एक आलोचक में कई पद्धतियां होती हैं, इसमें यह शंका नहीं करनी है कि अभी तो प्रभाववादी समीक्षा की बात की गई पद्म सिंह शर्मा में और फिर तुलनात्मक समीक्षा की भी। एक आलोचक में एक से अधिक पद्धतियों के दर्शन होते हैं, हो सकते हैं। तो बहरहाल बिहारी सतसई से यदि कुछ उदाहरण देखें तो जैसे उनका एक वाक्य है कि बिहारी सतसई के दोहे तो शक्कर की रोटी हैं, जिधर से तोड़ो उधर से मीठे हैं। यह बिहारी का प्रभाव है पद्म सिंह शर्मा पर, जिसने उनको विवश किया। बिहारी सतसई के दोहों की तुलना शक्कर की रोटी, चीनी की रोटी से कर दी तुलना उन्होंने, और कहा जिधर से तोड़ो उधर से मीठे हैं, यानी हर तरफ से आनंद ले सकते हैं। बिहारी के दोहे हैं आनंददायक इस तरह के, परंतु इस आलोचना में विश्लेषण नहीं है। यह
आलोचक के हृदय पर पड़ा प्रभाव है, जिसको उसने अपनी बहुत अच्छी शैली में व्यक्त कर दिया है। चमत्कृत करता है यह वाक्य कि बिहारी सतसई के दोहे तो शक्कर की रोटी हैं, जिधर से तोड़ो उधर से मीठे हैं। परंतु एक सचेत पाठक इसको भी पहचान लेगा कि बिहारी के बारे में यह तो पता चल गया इस पंक्ति से कि वह बड़े कवि हैं, उनकी रचना बड़ी रचना है, पर उनका यह बड़प्पन कैसे सिद्ध होता है यह इस पंक्ति से पता नहीं चलता। यह जरूर है कि इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हम बिहारी सतसई पढ़ने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, यह समझ सकते हैं कि एक आलोचक पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है उस रचना का। ठीक वैसे ही प्रभाववादी समीक्षा का एक और उदाहरण जो सूरदास के बारे में लिखा गया है। वाह रे अंधे कवि सूरदास, तुमने क्या कमाल किया है। तुमने वह रूप और सौंदर्य अपनी बंद आंखों से देख लिया जो लोग अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाते। सचमुच सूरदास ने एक अद्भुत कृष्ण वर्णन किया, परंतु अगर इस पंक्ति में हम देखें तो यदि अंधे कवि को हटा दिया जाए, बंद आंखों की चर्चा छोड़ दी जाए, तो किसी भी कवि के बारे में ऐसी पंक्तियां कोई भी आलोचक कह सकता है, वाह रे कवि तुमने क्या कमाल किया है, तुमने वह रूप और सौंदर्य अपनी आंखों से देख लिया जो आम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। किसी कवि के बारे में हम कह सकते हैं। यह प्रभाव को व्यक्त करता है, विश्लेषण का अभाव है। तो इस प्रकार की पंक्तियां आलोचक की अपनी रुचि को प्रकट करती हैं। आलोचक की अपनी रुचि हुई वैसी रचना में और उस रचना के प्रभाव को उसने व्यक्त कर दिया। और जो दो उदाहरण हमने देखे वह उसे प्रभाववादी आलोचकों की भाषा के बारे में भी आपको पता चला होगा कि खुद उनकी भाषा भी भावात्मक शैली और सुरुचिपूर्ण हो गई है, और स्वाभाविक तौर पे इन्हें ऐसी रचनाएं पसंद भी आती थीं जिसमें इस तरह की भाषा होती थी। बिहारी सतसई की भाषा की प्रशंसा करते हुए पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है कि जिस भावहीन निर्जीव भाषा में नीरस कर्ण कटु काव्यों की आज सृष्टि हो रही है, इससे सुरुचि का संस्कार हो चुका है। यह सहृदय समाज के हृदयों में घर कर चुकी। यह सूखी टहनी साहित्य क्षेत्र में बहुत दिन खड़ी न रह सकेगी। कोरे काम चलाऊपन के साथ भाषा में सरसता और टिकाऊपन भी अभिष्ट है, तो इसके निस्सार शरीर में प्राचीन साहित्य के रस का संचार होना आवश्यक है। यह सरस भाषा चाहते हैं, ऐसी भाषा जो कर्ण कटु न हो। स्वाभाविक है कि जब इनकी पसंद ऐसी थी तो इनकी आलोचना की भाषा भी वैसी ही होती चली गई। पद्म सिंह शर्मा काव्य के मर्मज्ञ रसिक हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की एक अच्छी किताब है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना में जिन विद्यार्थी मित्रों की दिलचस्पी हो वह इस पुस्तक को जरूर पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि पद्म सिंह शर्मा काव्य के मर्मज्ञ रसिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वे काव्य की व्याख्या भी कर सकते हैं, किंतु कृति की प्रशंसा करते समय वाह वाह क्या खूब है, मजमून छीन लिया कहते हैं, और बुराई करते समय या तो सर पीटते हैं या ज़माने को भला बुरा कहते हैं। यानी जब अच्छा लगती है कोई रचना तो ऐसे आलोचक कहते हैं वाह वाह क्या खूब है, रचनाकार ने मजमून छीन लिया है, और जब किसी की बुराई करते हैं तो सर पीटते हैं। मजमून छीनने का एक उदाहरण देखें कि पद्म सिंह शर्मा ने
बिहारी के कई दोहों की तुलना गाथा सप्तशती से की है। सातवाहन की रचना है गाथा सप्तशती, और इन दोनों की तुलना करते हुए वह लिखते हैं एक जगह सातवाहन की गाथा के संबंध में, जब वह बिहारी के अज्यो न आए सहज रंग वाले दोहे की तुलना कर रहे हैं कि निस्संदेह गाथा अपने ढंग में बहुत उत्कृष्ट है। गाथाकार ने किसी को बहुत कुछ कहने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। उनकी बात बहुत साफ सीधी है, पर तो भी चमत्कार से खाली नहीं। इसका बांकपन चित्त में चुभता है, बहुत ही मधुर भाव है। इतनी प्रशंसा उन्होंने की सातवाहन की, गाथा सप्तशती के रचनाकार की। और अब बिहारी से जब इसकी तुलना करते हैं तो बिहारी के बारे में लिखते हैं, पर बिहारी लाल भी तो एक काइयां ठहरे, वह कब चूकने वाले हैं। पहलू बदलकर मजमू को साफ ही ले उड़े। अज्यो न आए सहज रंग, बिरह दुबरे गात। वाह उस्ताद क्या कहने हैं, क्या सफाई खेली है, काया ही पलट दी, कोई पहचान सकता है। वहां गाथा सप्तशती में केवल गुलझट पड़े केश ही थे, और यहां बिरह दुबरे गात हैं। यानी खुद इनकी भाषा कल्पना की नवीन ऊंचाई पर पहुंच जाती है, और एक भावुकता इनकी भाषा से झलकने लगती है। भाषा संबंधी इनकी रुचि की चर्चा हुई, तो इस संबंध में एक और रुचि की चर्चा करना यहां प्रासंगिक होगा कि जिसे बाद में एक बड़े आलोचक आए, रामचंद्र शुक्ल। उनकी आलोचना सिद्धांत खड़े करती है, उन सिद्धांतों की विवेचना करती है। भाई आलोचना के मानदंड है रामचंद्र शुक्ल। हम यहां रामचंद्र शुक्ल की रुचि और प्रभाववादी समीक्षक पद्म सिंह शर्मा की रुचिका की तुलना यदि करें तो एक मनोरंजक तथ्य पाएंगे कि सिद्धांतनिष्ठ होने के कारण रामचंद्र शुक्ल प्रबंध काव्यों को बढ़िया मानते हैं, प्रबंध काव्यों को ज्यादा वरीयता देते हैं, जबकि पद्म सिंह शर्मा प्रभाववादी समीक्षक हैं, तो इसलिए शायद इन्हें मुक्तक काव्य ज्यादा पसंद आता है। बिहारी सतसई की चर्चा करते हुए पद्म सिंह शर्मा ने मुक्तकों को कविता शक्ति की पराकाष्ठा माना है, और अपनी शैली में लिखा है उन्होंने कि जिस अकेले ही पथ में विभाव अनुभाव आदि से परिपुष्ट इतना रस भरा हो कि उसके स्वाद से पाठक तृप्त हो जाए, सहृदयता की तृप्ति के लिए उसे अगली पिछली कथा का सहारा न ढूंढना पड़े, ऐसे अनूठे पद्य का नाम मुक्तक है। यहां फिर उनको रस याद आया जिसके स्वाद से पाठक तृप्त हो जाए। थोड़ी देर पहले हमने शक्कर भरी रोटी की चर्चा की ही है। तो इस प्रकार प्रभाववादी समीक्षकों की भाषा में अपने आप में काव्यात्मकता का बाहुल्य हो गया, और कई दफा उनकी आलोचना को पढ़ें तो उसमें काव्यात्मकता इतनी ज्यादा है कि जब हम संक्षेप कर देखते हैं तभी उनके विचारों की पहचान हो पाती है। खुद काव्यात्मकता उनकी आलोचना में ही भर जाती है, और कई दफा उसके घटाटोप में पता ही नहीं चलता कि आलोचक के विचार क्या हैं। प्रभाववादी समीक्षक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, बल्कि ये भी प्रतिनिधि प्रभाववादी समीक्षक कहे जाएंगे। उनकी आलोचना इस प्रकार की थी, और वह जानते भी थे कि इस प्रकार की आलोचना में एक आत्म तत्व ज्यादा होता है। तो शायद इस दुर्बलता को जानने के कारण ही शांतिप्रिय द्विवेदी ने एक जगह सफाई की मुद्रा में लिखा है कि प्राभाविक आलोचना द्वारा आलोचना में अनुभूति का परिचय मिलता है। अनुभूति के लिए रसज्ञता ही नहीं
रसार्द्रता भी चाहिए, यानी रस में डूबने की क्षमता। शांति प्रिय द्विवेदी अपने तरीके से इस प्रभाववादी समीक्षा का बचाव कर रहे हैं। पूरी सहानुभूति रखते हुए इतना तो कहा ही जाना चाहिए कि इस प्रकार की भाव विभोर आलोचना से रचना और पाठक की कड़ी कम से कम मजबूत हुई। जैसे शांति प्रिय द्विवेदी का ही उदाहरण लें तो उनके समय जो छायावादी काव्य लिखा जा रहा था उस पर दुरूहता के आरोप थे, उसे ठीक से समझा नहीं जा रहा था। शांति प्रिय द्विवेदी ने अपने समकालीन छायावादी काव्य की जो प्रभाववादी समीक्षा की, उससे उन रचनाओं को समझने में मदद मिली, एक पाठक वर्ग मिला उन रचनाओं को। तो जो काव्य तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में दुरूह समझा जा रहा था वह छायावादी काव्य बोधगम्य हुआ। कम से कम इतना श्रेय तो प्रभाववादी समीक्षा को देना ही चाहिए कि एक पाठक उस रचना को, उस आलोचना को पढ़कर उस रचना के प्रति सहानुभूति से भरता है, उस रचना के प्रति उन्मुख होता है। तो यह प्रभाववादी समीक्षा की शक्ति कही जा सकती है। पर खुद रामचंद्र शुक्ल इस समीक्षा को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। वह इस समीक्षा को महत्वहीन मानते थे और कहते थे कि इस समीक्षा का न ज्ञान के क्षेत्र में कोई मूल्य है न भाव के क्षेत्र में, बल्कि उनके शब्दों में उसे समीक्षा या आलोचना कहना ही व्यर्थ है। शुक्ल जी के अपने मानदंड थे, उन मानदंडों के आगे हमेशा हिंदी साहित्य का हर पाठक नतमस्तक रहता है और उनकी बात काटी जा ही नहीं सकती। फिर भी कहना होगा कि प्रभाववादी समीक्षा ने अपने समय में एक भूमिका निभाई। तो यदि हम समग्रतः देखें तो प्रभाववादी आलोचना में आलोचक का दृष्टिकोण प्रधान होता है। प्रभाववादी आलोचना काव्य वस्तु के प्रति सहृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया है। इसमें आलोचक स्वच्छंदता का सहारा लेता है और वह आलोचक सहृदय होता है, उसे रचना की पहचान होती है। उस काव्य कृति को पढ़कर वह आलोचक प्रभाव को ग्रहण करता है और फिर उसे मार्मिक ढंग से व्यक्त करता है और इस क्रम में आलोचक खुद एक प्रकार की अलग रचना करने लग जाता है और जिस रचना की आलोचना करने वह गया था उस विषय से वह बहुधा स्वच्छंद होकर दूर हो जाता है। इस रचना में वाणी का विलास ज़्यादा होता है और इसमें एक पक्षीय निंदा और प्रशंसा देखी जाती है, यानी जिसको पसंद करते हैं जिस रचना को उसकी खूब प्रशंसा की जाती है और जो रचना पसंद नहीं आती है उसकी निंदा होती है। प्रमुख आलोचकों के नामों की चर्चा हुई, पर जैसी चर्चा हुई थी कि इस प्रकार की आलोचना भारतेंदु युग या द्विवेदी युग तक ही सीमित नहीं है। आज बहुत आगे चलकर जब मार्क्सवादी समीक्षा की बात आती है तो वहाँ एक आलोचक हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय। उन्होंने गुरु भक्त सिंह भक्त की कृति नूरजहां की आलोचना की है और खुद उन्होंने लिखा है कि नूरजहां के अध्ययन का मेरे ऊपर बड़ा मार्मिक प्रभाव पड़ा, फलतः कुछ अनुकूल अंतर ग्रंथियां खुल पड़ी। मैं एक बात को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि प्रस्तुत प्रयास समालोचक का नहीं प्रत्युत सहानुभवी और समान धर्मी का है। मैं प्रभाववादी हूं। जब अनुकूल प्रभाव का स्पर्श होता है प्रभाववादी चुप नहीं बैठ सकता। यानी प्रगतिशील समीक्षक हैं भगवत शरण उपाध्याय, पर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं प्रभाववादी समीक्षक हूं और जब भी
उन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो वह अपनी बात आलोचना के माध्यम से कहते हैं। तात्पर्य यह कि यह समीक्षा किसी एक युग तक सीमित नहीं, विभिन्न युगों के विभिन्न आलोचकों में यह आलोचना प्रवृत्ति दिखाई देती है। अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद इस आलोचना का अपना महत्व है और हिंदी पाठक इसकी पहचान करते हैं। आशा है आज के संवाद के द्वारा हम लोगों ने प्रभाववादी आलोचना को समझा होगा। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सब अगले संवाद में फिर किसी अगली आलोचना पद्धति की चर्चा करेंगे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।